बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। साल अव्वल के उर्दू लेक्चर में खुश आमदेद। आज के लेक्चर में हमारे पास उन्वान है नज़म के शार की तशरीह का तरीक़ाकार। अज़ीज़ तलबा तालिबात, सवाल नंबर 2, हिस्सा अलिफ, हिस्सा नज़म, जिसकी तशरीह का तरीक़ाकार हम आपको समझाएंगे। ये सवाल कुल जो है वो 10 नंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें जो है वो 8 नंबर तशरीह के और 2 नंबर जो है वो हवाला मतन के हैं। हवाला मतन में नज़म का उन्वान और शायर का नाम। नज़म का उन्वान 1 नंबर, शायर का नाम 1 नंबर। इस सवाल में दोनों अशार एक ही नज़म में से आएंगे, यानी किसी भी निसाबी एक नज़म में 2 अशार आपको बिलतरतीब आएंगे जिनकी आपको तशरीह करनी होगी। अब इसके हल करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप जो है वो अपनी जवाबी शीट पर दरमियान में, यानी आगाज़ में, पेज के आगाज़ में, सफ़े के आगाज़ में आप लिखेंगे दरमियान में सवाल नंबर 2, हिस्सा अलिफ। उसके बाद आप जो है दोनों अशार बिलतरतीब लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो दोनों अशार हैं इनको मुख्तसर अंदाज में लिखा है। पहला शेर है कि दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। तो पहला मिसरा जो है उसके आगाज़ के 2-3 अल्फाज, उसके बाद ख़त हज़फ है। दूसरा मिसरा है आगाज़ में ख़त हज़फ और आखिरी 1-2 अल्फाज। उसके बाद फिर दूसरा शेर है कि लाख पर्दों में है तो बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशां तू है। लाख पर्दों में आगाज़ के 2-3 अल्फाज और उसके बाद ख़त हज़फ, और दूसरे मिसरे में आगाज़ में जो है वो ख़त हज़फ और आखिर पर आखिरी 1-2 या 3 अल्फाज आपने लिखने हैं। इस तरह आपने जो है वो अपनी जवाबी शीट पर दोनों अशार को आपने उतारना है। अगर आपका दिल कर रहा हो कि आप दोनों शेर जो है वो मुकम्मल अल्फाज से जो है वो लिखें, यानी मुकम्मल मिसरे इसके जो है मुकम्मल करके, तो आप इस अंदाज से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो अंदाज हमने लिखने का आपको बताया, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कम वक्त में सवाल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज से आप हल कर सकें। इसलिए जो है वो हमने जो है वो निशानदेही के तौर पर कि आपने सिर्फ जो है वो जो शेर दिए गए हैं उनकी निशानदेही के तौर पर आपने दोनों अशार को जो है वो लिखना है, ताकि मुमतहिन जो है उसको अंदाज़ा हो सके कि आप कौन से 2 अशार की तशरीह कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हर क्वेश्चन पेपर में अलग जो है वो नज़म के इशार होते हैं, तो मुमतहिन की जो है वो मुमतहिन के जहन के अंदर जो है वो कभी नहीं भी इशार रहते कि कौन से इशार है जिसकी बच्चा तशरीह कर रहा है। तो इसलिए हमने जो है निशानदेही के तौर पर आपको बताया कि आपने आगाज़ में जब आपने सवाल का आगाज़ करना है तो उस वक्त आपने किस अंदाज से जो है दोनों अशार लिखने हैं। इसके बाद आप जो है नज़म का उन्वान लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो नज़म हमद के शार लिए हैं, तो हमने हमद लिखा है। उसके बाद जो है वो शायर का नाम अमीर मनाई, माखिज़ दीवाने अमीर मनाई। माखिज़ के बारे में ये है कि अगर आपको पता है कि ये नज़म जो है ये किस किताब से ली गई है, आप उसके बारे में जो है वो अच्छा जानते हैं या आपको बिल्कुल यकीनी पता है, तो फिर जो है वो आप लिख लें। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ के अंदाजे के तौर पर लिख रहे हैं, तो फिर ऐसा ना करें, इसलिए क्योंकि गलत लिखने से ना लिखना बेहतर है। आगे फिर जो है वो आपने मफ़हूम लिखना है। दोनों अशार का इकट्ठा मफ़हूम आपने लिख देना है 2 से 3 लाइनों में। जैसा कि हमने ये मफ़हूम की हेडिंग देकर आगे जो है वो डॉट लगाए हैं, यानी ख़त हज़फ, जिसका मतलब ये है कि 2 से 3 लाइनों में आपने जो है वो दोनों अशार का मफ़हूम लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है तशरीह, और इससे नीचे वाली जो लाइन है वहाँ से आपने जो है वो तशरीह शुरू कर देनी है। अब तशरीह से मुतालिक कुछ आम हदायत हैं जो हमने आगे लिखी हैं। सबसे पहला नुक्ता ये है कि नज़म के दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी कीजिए, कि दोनों जो नज़म के शेर हैं इनकी तशरीह मजमूई तौर पर आप इकट्ठी करें। और दोनों की मजमूई तौर पर तशरीह का तरीकाकार ये होता है कि पहले आप पहले शेर की तशरीह शुरू कर दें। उसके बाद जब पहले शेर की तशरीह आप कम से कम जो है वो 2.5 से 3 सफ़ात पर लिख लें,
या फिर कम से कम जो है वो 2 से 2.5 सफ़ात पर लिख लें, तो उसके बाद फिर नया एक पैराग्राफ बनाते हुए आपने जो है वो दूसरे शेर की तशरीह शुरू कर देनी है। तो जो इम्तहानी सबसे अच्छा तरीक़ाकार तशरीह करने का होता है वो यही होता है कि आप दोनों अशार की जो है वो इकट्ठी मजमूई तौर पर जो है वो तशरीह करें। अब इसके लिए जो है वो तशरीह की मजमूई जो तवालत है, जो आप दोनों अशार की इकट्ठी करते हैं, तो इनकी जो तवालत है वो 5 ता 6 सिफात हो, यानी कि 5 से 6 सिफात पर मुश्तमिल आपकी तशरीह होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है, अगर आप कहते हैं कि सर क्या हम नज़म के दोनों अशार की तशरीह अलग अलग कर सकते हैं, तो जी हाँ, ये भी आपके सामने जो है वो एक यानी चॉइस होती है कि आप जो है वो दोनों अशार की तशरीह जो है वो अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये उसी सूरत में बताते हैं कि जब आपके पास वक्त हो, जब आपके पास जो है वो तशरीह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है वो इल्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके पास जो है वो अल्फाज का ज़ख़ीरा हो, तो फिर आप जो है दोनों अशार की तशरीह अलग अलग करें। और एक शेर की तशरीह के लिए जो है वो 2.5 से 3 सफ़ात होने चाहिए। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो ये भी बेहतर है। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाते और ये तरीका अपनाते हैं कि जिसमें दोनों अशार की तशरीह करते हैं, तो ये भी आपके लिए बेहतर है। तो ज़्यादा बेहतर हम ये आपको तरीक़ाकार बताते हैं कि आप दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करें। इसका तरीक़ाकार इसलिए बेहतर है कि बाज़ औक़ात एक शेर की तशरीह आपको अच्छे अंदाज से नहीं आती होती, दूसरी जो है दूसरे शेर की तशरीह आपको अच्छे अंदाज से आ रही होती है। तो इस सूरत में जब आप दोनों अशार की मजमूई तौर पर तशरीह करते हैं, तो फिर मुम्तहिन जो है वो दोनों को सामने रखकर और दोनों की तशरीह को जो है वो मलूज़े खातर रखते हुए आपको जो है वो नंबर देता है। तो जब अगर आप दोनों अशार की तशरीह अलग अलग करते हैं और एक शेर की तशरीह जो है वो अच्छी नहीं होती और एक की अच्छी हो जाती है, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि जो एक शेर होगा उसके नंबर वो आपको अच्छे नहीं देगा और दूसरे शेर के आपको नंबर जो है वो अच्छे देगा। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि दोनों अशार की तशरीह आप मजमूई तौर पर करें, ताकि अगर आपकी तशरीह में कोई जो है वो कमज़ोरी भी रह जाए या एक तशरीह की जो है एक शेर की तशरीह बेहतर भी ना हो पाए और दूसरे की बेहतर हो जाए, तो फिर वो दोनों को सामने रखकर मजमूई तौर पर आपको जो है वो अच्छे नंबर दे देता है। तो इसलिए हमारे लिए फ़ायदेमंद जो है वो दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करना है। आगे अगला पॉइंट है कि मुश्किल अल्फाज के मानी अलग करके ना लिखें कि इस नज़म के अंदर या गज़ल के अंदर अगर आपके जहन में बात हो कि हम 9वीं और 10वीं क्लास में जो है वो अशार के मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो लिखते आ रहे हैं या आपने लिखे थे, तो आपने यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि इसके अंदर आपने, चाहे आप पैराग्राफ की तशरीह लिख रहे हो, चाहे आप नज़म या गज़ल के अशार की तशरीह लिख रहे हो, आपने मुश्किल अल्फाज के मानी अलग करके नहीं लिखने। उसके बाद है तशरीह से पहले मफ़हूम तहरीर करने से मुम्तहिन पर अच्छा असर पड़ता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात के दोनों अशार का जो मफ़हूम है वो लिखने से पेपर चेक करने वाले पर अच्छा असर पड़ता है। ये उसी सूरत में है कि जब आपको दोनों अशार का मफ़हूम जो है वो अच्छे अंदाज से और बिल तरतीब आता हो। अगर आपको अच्छे अंदाज से आता हो तब आप लिखें, अगर आपको नहीं आता तो फिर यही कोशिश करें कि मफ़हूम जो है वो आप ना लिखें, क्योंकि आप अगर गलत मफ़हूम लिखेंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि जो मुम्तहिन है वो आपका गलत मफ़हूम सामने रख कर आपकी तशरीह को जो है वो नज़रअंदाज कर दे और आपको अच्छे नंबर ना दे। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप मफ़हूम ना लिखें। अगर आप मफ़हूम लिखना चाहते हैं तो फिर ये बात काबिल गौर रखनी है आपने कि आप दोनों अशार का जो मफ़हूम है वो आपको अच्छे अंदाज से आता हो, उसमें कोई गलती ना हो। इसके बाद है कि तशरीह करते वक्त तकरार से गुरेज करें कि अमूमन जो बच्चे होते हैं वो तशरीह करते वक्त एक बात को बार बार दोहरा देते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसरे की तशरीह कर रहे हैं, फिर वही तशरीह जो है वो बार बार अगले पैराग्राफ के अंदर जो है वो लिख रहे होते हैं। तो इस अंदाज से भी जो है वो तशरीह जो है वो मुतासर होती है।
तो आपसे ये भी जो है वो गुजारिश है कि आप तशरीह करते वक्त जो है वो इस चीज़ को अपने सामने रखना है कि आपने बार बार किसी एक चीज़ को बयान नहीं करना। अगला नुकता है कि तशरीह में कम से कम 4 इशार आयात या अहादीस हवाले के लिए शामिल करें। कि अगर हवाला जात की बात की जाए तो इशार की तशरीह में जो आपने हवाले देने हैं, तो अगर आप अलग अलग जो है वो शेर की तशरीह कर रहे हैं, तो फिर आपने एक शेर की तशरीह के लिए जो है वो कम अज़ कम 2 इशार हवाले के तौर पर और 1-2 हदीस या फिर कुरान पाक का हवाला जो है वो ज़रूर शामिल करें। अगर कुरान पाक का हवाला जो है वो नहीं जो है वो शामिल हो रहा या आपको नहीं याद, या कोई जो है हदीस वगैरह जो है वो आप नहीं जो है उसमें लिख पा रहे, तो फिर 1-2 अशार कम से कम जो है वो एक शेर की तशरीह के लिए हवाले के होने चाहिए। अगर आप मजमूई तौर पर तशरीह कर रहे हैं तो फिर भी जो है वो कम से कम दोनों अशार की मजमूई तशरीह के लिए 4 अशार हवाले के होने चाहिए। अगर कोई मजहबी नज़म है जिसके अशार की आप तशरीह कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो कुरान पाक या अहादीस वगैरह का हवाला ज़रूर दें। उसके बाद जो है वो तशरीह करने के लिए मुकर्रर वक़्त 25 मिनट है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपके पास इस सवाल को हल करने के लिए जो है वो 25 मिनट है, क्योंकि ये सवाल जो कुल है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हिस्सा अलिफ है और एक हिस्सा बे है। तो जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि हिस्सा बे जो है वो गज़ल पर मुश्तमिल है और हिस्सा अलिफ जो है वो हिस्सा नज़म पर मुश्तमिल है। तो नज़म और गज़ल दोनों को आपने हल करना होता है। तो कुल ये जो सवाल के लिए जो है हमारे पास वक्त है वो तकरीबन 50 मिनट है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इसको हल करें, ताकि आप इसके वक्त को जो है वो अच्छे तरीके से जान सकें और उस पर पूरा उतर सकें। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।